विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम मौलिक अधिकार में सबसे पहले पढ़ेंगे समता का अधिकार। विद्यार्थियों, समता यानी समानता का अधिकार निष्पक्षता पर बल देता है और ये मानकर चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। अवसरों के अभाव में बच्चों किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रतिभा और योग्यता को विकसित करने का, उसको प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिल सकता। इसलिए अवसरों का अभाव नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अपनी प्रतिभा और योग्यता को किस प्रकार से वह बिना अधिकारों के, बिना अवसरों के कैसे प्राप्त कर पाएगा। इसी संदर्भ में विद्यार्थियों, हम समता के अधिकार को निम्न बिंदुओं में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कानून के समक्ष समता का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 14 में यह बताता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता अथवा कानून के संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि कानून सबकी समान रूप से रक्षा करेगा, चाहे व्यक्ति ऊंचे पद पर हो, चाहे वह व्यक्ति निचले पद पर हो, अर्थात धनी हो चाहे निर्धन हो, गोरा हो या काला हो, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी की समान रूप से रक्षा करेगा। विधि का शासन यानी कानून का शासन, जिसे रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, वास्तव में विद्यार्थियों कानून की दृष्टि में सब समान है। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ कहता है कि कानून की दृष्टि में सभी समान है, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। विमान परिचारिकाओं की भर्ती होने के 4 वर्ष बाद विवाह करने की छूट दी गई थी कि विमान परिचारिकाएं जो हैं वो 4 वर्ष बाद ही विवाह कर सकती हैं, किंतु वे बिना अपनी नौकरी गंवाए बच्चे को जन्म दे सकती थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार के प्रावधान को स्त्री और पुरुष के बीच समानता के अधिकार का उल्लंघन माना गया। इसी प्रकार से किसी राज्य कर्मचारी को पब्लिक सर्वेंट पर किसी ऐसे अपराध के लिए जो कि उसने अपने सरकारी दायित्व का निर्वाह करते हुए किया हो, तब तक मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके लिए सरकार की मंजूरी पहले से ही प्राप्त नहीं कर ली गई हो। ठीक है। फिर प्रश्न यह है कि क्या इस तरह की व्यवस्था समता के सिद्धांत के अनुरूप है? भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस व्यवस्था को न्यायोचित ठहराया है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों सरकारी दायित्वों की पूर्ति में रत कर्मचारी को संरक्षण देना आवश्यक होता है, जब तक कि साधारण नागरिकों को इस तरह के संरक्षण की जरूरत नहीं है। मतलब सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार का संरक्षण देना आवश्यक होता है और इसके अगेंस्ट में जो है साधारण नागरिक जो है उसमें इस प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। तो राज्य कर्मचारी जो पब्लिक सर्वेंट है, जब तक सरकारी दायित्व का निर्वाह करते हुए वो कार्य कर रहा है, तब तक उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, जब तक कि सरकार की ओर से कोई मंजूरी प्राप्त नहीं हो गई। सरकार की तरफ से यदि मंजूरी प्राप्त हो जाती है तब उसके ऊपर केस दायर किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। परंतु कानूनी समानता का यह अर्थ नहीं कि किसी वर्ग विशेष के लिए कोई विशेष कानून बनाया ही नहीं जा सकता। मतलब कानूनी समानता का यह अर्थ नहीं है कि किसी वर्ग विशेष के लिए कोई विशेष कानून बनाया ही नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। जेनिंग्स कहते हैं कि कानून की समक्ष समता का तात्पर्य यह है कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना, एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना और समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं। मतलब जैसे कि इसमें बताया गया कि कानूनी समानता का यह अर्थ यह भी नहीं है कि किसी विशेष के लिए कोई विशेष कानून, कोई विशेष वर्ग के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर वह कोई विशेष वर्ग दीनहीन है और अधिकारों से वंचित रहता है तो निश्चित रूप से उन कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए कानून बनाए जा सकते हैं, इसमें यह बताया गया। और जेनिंग्स भी ये कहते हैं कि समता का अर्थ क्या होता है? एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। अब देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, वंश, जाति आदि के आधार पर भेदभाव की मनाही। मतलब धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 यह कहता है राज्य केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान या इनमें से किसी एक आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात इनमें से किसी भी आधार पर कोई नागरिक दुकानों, भोजनालयों, मनोरंजन की जगहों, तालाबों, कुओं का इस्तेमाल करने से वंचित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है। एमडी पायली क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारे संविधान निर्माता देश में प्रचलित विभिन्न प्रकार के भेदभावों से परिचित थे, पहले से ही परिचित थे। संविधान के जो निर्माता थे हमारे, वो इन सभी भेदभावों को, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले
हमारे समाज में ब्रिटिश साम्राज्य काल में भी ये छुआछूत की व्यवस्था या अस्पृश्यता की भावना जो है पूरी तरह कूट-कूट कर भरी हुई थी और इन स्वतंत्रता सेनानियों ने जब हमारे संविधान का निर्माण किया, संविधान के निर्माता बने, तब ये सभी चीज़ों से परिचित थे। तो इन्होंने समानता के अधिकार की सामान्य घोषणा करके ही संतुष्ट नहीं हुए ये, इन्होंने अनुच्छेद 15 में इसे आगे बढ़ाया और कहा कि कोई नया अधिकार नहीं दिया गया, वरन समानता के अधिकार की ही व्याख्या की गई है, अर्थात किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 के जो 2 अपवाद बताए गए हैं, वो ये है कि महिलाओं और बच्चों को खास सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। महिलाएँ जो जिनका समाज में एक निम्न स्तर होता है और बच्चे, इनको खास सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। सेकेंडरी देखें तो पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राज्य विशेष प्रकार की व्यवस्था करता है। तो इसको हमने ऊपर ये पढ़ा ही था कि ऐसा नहीं है कि किसी भी वर्ग विशेष के लिए कोई विशेष कानून बनाया ही नहीं जा सकता। जो पिछड़ा वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, तो उसके लिए सरकार जो है विशेष व्यवस्थाएँ उपलब्ध करा सकती है। जातिवाद के कारण भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग शोषण का शिकार रहा है और संविधान निर्माता इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे और यही कारण था कि उन्होंने दलितों और पिछड़ी जातियों के लिए विशेष साधन जुटाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई। इसके बाद तीसरी बात आती है सरकारी नियुक्तियों के लिए अवसरों की समानता। अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नियुक्तियों के लिए अवसरों की समानता सभी को बराबर-बराबर होगी। किसी के साथ किसी भी धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 16 यह घोषणा करता है कि सरकारी नियुक्तियों के लिए सभी नागरिकों को बराबर मौके मिलेंगे, सभी को बराबर अवसर प्राप्त होंगे। कोई भी नागरिक धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर सरकारी नियुक्तियों के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है? अब अनुच्छेद 16 के अपवाद क्या हैं? कुछ विशेष पदों के लिए, ठीक है? कुछ विशेष पद ऐसे होते हैं, उनके लिए निवास स्थान संबंधी शर्तें आवश्यक मानी जाती हैं। इसी प्रकार से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। ये व्यवस्था की जा सकेगी कि धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के पदाधिकारी किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के हों। ठीक है? मतलब एक अपवाद क्या है? एक अपवाद तो ये है कि कुछ ऐसे पद होते हैं जिनके लिए निवास स्थान की आवश्यक शर्त होती है। दूसरी जो बात बताई गई अपवाद के रूप में पिछड़े वर्गों का आरक्षण उन नौकरियों के अंतर्गत होता है। तीसरा अपवाद जो बताया गया है कि ऐसी नौकरियां, ऐसी सरकारी पद जिसमें धार्मिक और सांप्रदायिक संस्थाएं हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं वो विशेष धर्म और संप्रदाय के ही होंगे, तभी उनको रखा जाएगा। तो इस प्रकार के अपवाद भी मौजूद हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की घोषणा की और यह घोषणा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए की गई थी। राज्य स्तर पर तो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पिछले कई दशकों से चला आ रहा है, मतलब राज्य स्तर पर चला आ रहा है, पर केंद्र के अधीन नौकरियों के लिए आरक्षण की घोषणा पहली बार की गई और 1992 नवंबर में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में यह कहा कि पिछड़ों को यानी बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, उनको नौकरियों में 27% आरक्षण देने का जो फैसला किया गया वह सही है, परंतु पिछड़ों में जो वर्ग आर्थिक रूप से अगड़े हैं, मतलब उन पिछड़ों में कोई जो क्रीमी लेयर के हैं, उन्हें पिछड़ों की सूची से निकाल देना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। अब बात आती है छुआछूत की समाप्ति की। छुआछूत यानी अस्पृश्यता, ठीक है? तो छुआछूत भारत के सामाजिक जीवन की घिनौनी कुप्रथा है ना? कि जैसे निम्न जाति ने हमें उच्च जाति को छू लिया, तो हमें नहाना होगा, धोना होगा और जाने कितने प्रकार के हमें पवित्र कार्यक्रम ऐसे करने होंगे जिससे कि हम पवित्र हो जाएं, है ना? तो इस प्रकार से जो छुआछूत की जो प्रथा है, उसको भी सामाजिक जीवन के अंतर्गत उसको भी दूर करने का प्रयास किया। इसलिए यह आवश्यक है कि छुआछूत को कानून द्वारा रोका जाए और संविधान के अनुच्छेद 17 में ये कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाए, छुआछूत का अंत किया जाए और किसी भी रूप में छुआछूत को बरतने की मनाही की जाए, मतलब किसी भी रूप में नहीं बरता जाएगा। यहाँ तक कि हम देखें तो 1976 में संसद ने कैद और जुर्माने की व्यवस्था की ओर भी को और कठोर बना दिया था कि छुआछूत बरतने या उसका प्रचार करने के अपराध में तीसरी बार या उससे अधिक बार दोषी पाए जाने पर व्यक्तियों को 2 साल की सजा और 1,000 रुपए जुर्माना भी देना होगा।
मतलब अगर वही व्यक्ति जो है बार-बार इस प्रकार का भेदभाव करता है, छुआ-छूत करता है और किसी प्रकार की ऐसी प्रकार की जो आपराधिक प्रवृत्ति में पाया जाता है, तो निश्चित रूप से उसको कड़ा दंड भी दिया जाएगा। पहली बार किए गए अपराध के लिए कम से कम 1 महीने की कैद है और ₹100 जुर्माने की व्यवस्था की गई है और कानून में यह भी कहा गया है कि छुआ-छूत के अंतर्गत दोषी पाया गया व्यक्ति सजा की तारीख से 6 वर्ष तक संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव भी नहीं लड़ सकता। मतलब उसको इस प्रकार के चुनावी कार्यक्रमों से भी दूर रखा जाएगा। प्रतिनिधि के रूप में वो चयनित भी नहीं हो सकता है। अब बात आती है उपाधियों की समाप्ति अनुच्छेद 18 में। उपाधियों की समाप्ति का क्या मतलब है कि उपाधियां अनुच्छेद 18 जो है राज्य पर यह प्रतिबंध लगाता है कि वह उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है पर जो किसी सरकारी लाभ या भरोसे के पद पर हैं और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य द्वारा दी गई कोई उपाधि या पदवी को स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब ऐसे व्यक्ति जो हैं, वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं, पर किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्य कर रहे हैं, भरोसे के पद पर कार्य कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के अनुमति के बिना वो विदेशी जो उपाधि है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। राष्ट्रपति अगर उसे अनुमति दे देता है, तो वह स्वीकार कर सकता है उस उपाधि को, अन्यथा नहीं कर सकता। पदवी देने की प्रथा इसलिए समाप्त की गई क्योंकि अंग्रेजी शासन के दौरान राय साहब, सर और राय बहादुर ऐसी उपाधियां ज्ञान शिक्षा के आधार पर नहीं बल्कि इस आधार पर दी जाती थी कि अंग्रेजी राज्य को किन लोगों ने मदद पहुंचाई। ठीक है, कौन सी उपाधियां? राय साहब, सर और राय बहादुर, ये जो है अंग्रेजी शासन के दौरान ब्रिटिश शासन के दौरान दी जाती थी और किस लिए दी जाती थी? ज्ञान और शिक्षा के। लेकिन इनके पीछे मंतव्य क्या था कि ये उपाधियां उसको दी जाएंगी जो ब्रिटिश शासन की मदद करेगा, ब्रिटिश शासन को मदद पहुंचाएगा, उसके आधार पर दी जाती थी। ठीक है, अंदरूनी रूप से स्वतंत्रता के बाद भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री नामक अलंकार देने की प्रथा शुरू हो चुकी थी। दिसंबर 1995 में के एक निर्णय के अनुसार इस तरह की सम्मान पदवी के दायरे में नहीं आते। मतलब कौन से? जो भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री जो हैं वो राय साहब, सर और राय बहादुर की श्रेणी में नहीं आते। उनकी श्रेणी में नहीं आते, इसीलिए उनको इस पदवी के दायरे में नहीं रखा गया। इनके द्वारा लोगों को साहित्य, कला, संगीत, नृत्य और विज्ञान के क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। पर उच्चतम न्यायालय ने यह सुझाव दिया कि इन सम्मानों के लिए नामों के चयन हेतु दिशा निर्देश भी तैयार की जाएंगे कि भाई किनको ये उपाधियां दी जाएंगी। कौन सी उपाधियां? भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, इनको किन किन लोगों को अलंकृत किया जाएगा, इनका भी एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया। अब देखिए विद्यार्थियों, सामाजिक प्रथाएं संविधान को लागू हुए करीब कितने वर्ष हो चुके हैं? 60 से भी ज्यादा वर्ष, मतलब 74 के आसपास जो है वर्ष बीत चुके हैं, है ना। 60 तो ये बहुत पुरानी पुस्तक है, लेकिन 74 के आसपास, 75 के आसपास जो है वर्ष हमें बीत चुके हैं। पर भारत के बहुत से इलाकों में आज भी दलितों को मंदिर में प्रवेश की मनाही है, गांवों के कुओं से पानी लेने की भी मनाही है। यहाँ तक कि हम देखें बच्चों, तो कोई दलित व्यक्ति अपने बेटे को शादी के समय घोड़ी पर बिठाने का भी साहस नहीं कर सकता है। ऐसी प्रथाएं जो हैं आज भी विद्यमान है। इन गांवों में रहने वाले दलितों ने कुछ वर्ष पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष अपनी व्यथा को रखा और हर्षमंदर लिखते हैं कि 11 राज्यों के 565 गांवों में छुआछूत को लेकर एक सर्वे कराया गया, जिससे यह पता चलता है कि करीब 38% सरकारी स्कूलों में दोपहर के खाने के समय दलितों के बच्चों को अलग पंक्ति में बिठाया जाता है और करीब 20% स्कूल में दलितों के बच्चे पीने का पानी उसी ठिकाने से प्राप्त नहीं कर सकते जहां से दूसरे बच्चे करते हैं। मतलब दलित के बच्चे उन सामान्य लोगों के साथ खड़े होकर भी वहां से पानी प्राप्त नहीं कर सकते। यही नहीं विद्यार्थियों, 33% जन स्वास्थ्य कर्मचारी दलितों के घरों का निरीक्षण करने भी नहीं जाते। राजकेश्वर सिंह के शब्दों में हम बात करें तो संविधान या कानून कुछ भी कहता हो या फिर भारत कितना भी आधुनिक हो गया हो, लेकिन गांवों में तो आज भी दलितों के बच्चे पढ़ने के लिए अभी भी बहुत कुछ सहते हैं, बहुत कुछ संघर्ष करते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट क्या बताती है विद्यार्थियों कि दलितों के बच्चे स्कूल में टाट पट्टी होने पर भी वे उस पर बैठ नहीं सकते।
और ऊंची जाति के छात्रों से प्रताड़ना और उनकी दिनचर्या का हिस्सा वो बने रहते हैं। उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या राजस्थान, सभी जगह एक जैसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। दलित लड़कियों का तजुर्बा और भी पीड़ादायक है। छेड़छाड़, अभद्रता के कारण उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इवन उनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार भी किया जाता है और उनका निरंतर शोषण होता रहता है। तो ऐसी घटनाएं जो है हम अपने भारतीय राज्यों में बहुत जगह देखने को हमें मिलती है, छोटे-छोटे गाँवों में हमें देखने को मिलती है। आज भी ऐसी स्थिति है कि दलित वर्ग जो है सामान्य वर्ग के जगह से पानी नहीं भर सकता, ना पानी पी सकता है, ना विद्यालय जा सकता है और जाता है तो उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो इसके साथ ही विद्यार्थियों हमने क्या समझा आज? हमने ये समझा कि समता का अधिकार क्या है और किस प्रकार से समता का अर्थ होता है, जैसे जेनिंग्स कहते हैं, एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। जो दीनहीन है, गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है। उन्हें विशेष संरक्षण प्रदान करना राज्य का दायित्व है। ये समता के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना ये समता के सिद्धांत को परिशुद्ध करता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार से हम क्या समझते हैं। तो ये हम बात करेंगे अनुच्छेद 19, 20 और 21 और 22 के अंतर्गत। इसके साथ ही हम अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद एंड नमस्कार।